हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एनसीए एकेडमी। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो स्पेशली एमपीएससी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी एग्जाम 1 नवंबर को है, तो अब हम सिर्फ प्रीलिम पे फोकस नहीं कर सकते। तो जिन भी स्टूडेंट को प्रीलिम के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी है, उनके लिए हमने स्पेशली ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है। तो उसमें सारी चीजें कवर होगी। प्रीलिम का एंटायर सिलेबस कवर होगा स्टेज 1 में, और साथ में पेपर 1 कवर कर दिया जाएगा। I am myself Ankush Thakre. I am the faculty member in NCE Academy, and I dealt with all the paper, all the subject of your paper 1 when it comes to the structure. तो जितने भी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है आपके पेपर 1 में, वो सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा। तो ऑलरेडी हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्योंकि ऐप रन होने में 2 से 3 दिन लगेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे जेई के हो या एमपीएससी के हो, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको फिलहाल 2 से 3 दिन ये वीडियो YouTube पे मिल जाएंगे, और जैसे ही ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा या ऐप का काम पूरा हो जाएगा, ये सारे वीडियो ऐप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप वहां पे भी देख सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका समय नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो YouTube पे चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पेपर 1 में? आपके पेपर 1 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, आरसीसी है, स्टील स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स है, न्यूमेरिकल मेथड है, और एक टॉपिक और है जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है मटेरियल। तो उसमें जितने भी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्टील स्ट्रक्चर है, आरसीसी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स है, ये सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं यहां से। तो 3 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस के, यानी पेपर 1 के, जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे मैं ही कवर करूंगा। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करनी है, और आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहे इन सब्जेक्ट में, तो मैं इस पेपर की खासियत बता देता हूं आपको। पेपर 1 की इस पेपर की खासियत ऐसी है कि इसमें सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, यानी यहाँ पे जिस स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, उसका स्कोर बहुत अच्छा है, जो कि पेपर 2 में अलग है थोड़ा सा। पेपर 2 में वहां पे आपकी रिटेंशन कैपेसिटी यूज होती है, यानी कितना आप मेमोराइज कर सकते हो, वो भी कैपेसिटी वहां पे जज हो जाती है। लेकिन अगर आप पेपर 1 की बात करें, तो जो स्टूडेंट पेपर 1 को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे रखने वाली कोई चीज नहीं है, डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, देन आई एम टेलिंग यू, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन पेपर। आप 200 में से 175 तक भी जा सकते हैं, 180 तक भी जा सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। क्लियर? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जिसका नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, व्हिच इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक ऑफ योर सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपका ये सब्जेक्ट वीक रह गया, तो आप मानिए कि आपका पेपर 1 कमजोर हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक है सारे इसी से लिंक होते हैं। इफ यू आर वीक इन बेसिक, आगे आने वाली जो एडवांस चीजें होगी वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो बी क्लियर अबाउट इट, आपकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू द पेपर 1। जब आप पेपर 1 की बात करेंगे, तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट इसका पेपर 1 का, अगर मैं आपको पेपर 1 में इस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन बताऊं, तो इसमें से 12 क्वेश्चन आए। हाउ मेनी क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो हाउ मेनी मार्क्स? इट विल बी ऑफ 24 मार्क्स। तो 12 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 24 मार्क का आता है। कितने मार्क का आता है? 24 मार्क का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24 में से 24 आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, आपने सब्जेक्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया, तो 24 में से 24 मार्क्स आते हैं। एक भी मार्क्स कम नहीं होता अगर आपका बहुत सब्जेक्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से डायरेक्टली। जो प्रीलिम की तैयारी कैसे करनी है या मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, कैसे चीजों को टैकल करना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती है दोस्तों। अगर पढ़ाई मैटर करती तो बहुत सारे स्टूडेंट कितने साल से पढ़ाई कर रहे, सभी क्लियर हो जाते। तो बहुत सारी चीजें जो प्रिपरेशन के दौरान आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि चीजों को कैसे टैकल करना चाहिए, व्हाट टू स्टडी, और किस चीज पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, यानी किसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम है। प्रीलिम के साथ साथ इन सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाए, तो इसके लिए मैं इसके लिए सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें जाके वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुझे चीजों को कैसे टैकल करना है। क्लियर? तो अभी रिसेंटली 2019 का जो
का रिजल्ट है वो भी लग गया है। तो जितने स्टूडेंट एमपीएससी 2019 में पास हुए, मोस्ट ऑफ दी 40 या 50 स्टूडेंट मुझे लगता है एनसीए एकेडमी के हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए या किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा सर, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी क्वेरीज है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, मुझे किस चीज पे फोकस करना चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इंटरव्यू में जो हमें पता नहीं होती, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो जो भी क्वेरीज है हम उसके ऊपर भी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने वाले जल्दी, तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जो स्टूडेंट जिनकी एग्जाम 1-2 मार्क्स से रह गई या थोड़ा भर उनकी प्रिपरेशन में लैग हुआ है, तो अब उनको अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मैं किस चीज में कम पड़ गया, मैंने कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस की है पढ़ाई के दौरान, अब मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूं और आगे कैसे बढ़ूं, इसके ऊपर एक थोड़ा सा थिंक टैंक बनाने की जरूरत है उनको। तो वो अपनी तैयारी उस ओरिएंटेशन से चालू कीजिए। उनको भी कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उससे भी डिस्कस करके उनकी सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए अब अपन अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा मेन आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? क्या समझ में आता है इस टर्म से? क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग हो तो मोस्ट ऑफ दी जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आप डिजाइन करने वाले हो, तो अगर आप जो भी स्ट्रक्चर आरसीसी का हो या स्टील स्ट्रक्चर का हो, जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, ऑब्वियसली बात है यू विल बी डिजाइनिंग दैट स्ट्रक्चर फॉर सर्टेन लोड, किसी ना किसी लोड के लिए डिजाइन करोगे। तो उस मटेरियल में जिसका भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस मटेरियल में जिसका भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे अगेंस्ट द लोड, तो जो लोड आप अप्लाई करोगे उसके अगेंस्ट उसकी सफिशिएंट क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि उस लोड को क्या कर सके हो, कैरी कर सके। इससे इतना ही समझ में आता है, इससे हमें इतना ही समझ में आता है। बट इट डज नॉट गिव यू द क्लियर आइडिया और द टॉपिक और द कंटेंट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस सब्जेक्ट। तो इसको जिस तरीके से हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है उसी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि हमें पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। किसकी ब्रांच है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? मैकेनिक्स। किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। तो इट मींस दैट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स है क्या। अब जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि मैकेनिक्स है क्या, उसमें फिर वो कौन सी ब्रांच है जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है, ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है। फिर जाके हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें डील क्या है। क्लियर? चलिए, तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली द मैकेनिक्स। सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? मैकेनिक्स। क्लियर है? तो लेट अस डिफाइन द मैकेनिक्स फर्स्ट। व्हाट एग्जैक्टली मीन द मैकेनिक्स? once you understand the mechanics will come to know what exactly the strength of। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। व्हाट इज मैकेनिक्स? आपने पढ़ा है ऑलरेडी इसको, आपकी पूरी इंजीनियरिंग हुई इसके बेसिस पे। तो व्हाट इज मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? किससे डील करते हैं? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए बॉडी। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। तो इट मींस मैकेनिक्स फिजिक्स का ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करने वाले? फोर्सेस की। किसकी? फोर्सेस की। और जब फोर्सेस की स्टडी कर लेंगे उस फोर्स को किसी ना किसी क्या बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, किसी ना किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे और क्या देखेंगे? इफेक्ट। क्या देखेंगे? इफेक्ट। फिजिक्स की इस ब्रांच को ही क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स। व्हाट एग्जैक्टली इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके हम किसकी स्टडी करते हैं? फोर्सेस। किसकी स्टडी करते हैं? फोर्सेस। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए बॉडी। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। तो इट मींस दैट इन ब्रॉड वे इफ आई अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स, मुझे इसमें क्या स्टडी करना है? फर्स्टली आई हैव टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली फोर्स। फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और फोर्स की क्या-क्या अलग-अलग कंट्रीब्यूशन होती है, ये सारी चीजें हमें पता करनी चाहिए पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसका इफेक्ट।
अब इफेक्ट किसका देखना है? फोर्सेस का। वो कब जनरेट होगा? जब आप फोर्स हवा में लगाओगे? नहीं, जब आप फोर्स किस में लगाओगे? किसी ना किसी बॉडी के, किसी ना किसी बॉडी के ऊपर। तो इट मींस दैट मुझे पहले ये पता करना होगा कि मैं कौन सी बॉडी कंसीडर कर रहा हूं जिसके ऊपर मुझे क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। जिसके ऊपर मुझे क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। और क्या लिखना है? इफेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? इफेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉडी मैकेनिक्स को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉडी मैकेनिक्स इज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। कौन-कौन से देखिए। तो क्या समझ में आया इस टर्म से कि हम यहां पे 2 चीजें अंडरस्टैंड करेंगे मोटे-मोटे तौर पे कि पहले फोर्स होता क्या है और उस फोर्स को किसी ना किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे और उसका क्या देखेंगे? इफेक्ट देखेंगे। लेकिन इफेक्ट देखने से पहले मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन सी बॉडी है जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा के उसका क्या देखना चाह रहा हूं? इफेक्ट देखना चाह रहा हूं। क्या देखना चाह रहा हूं? इफेक्ट देखना चाह रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉडी मैकेनिक्स को फर्दर 3 क्लास में डिफाइन किया गया। कैसे? वन इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, वन इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। पहला कौन सा? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। थर्ड इज योर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्ड इज योर फ्लूइड मैकेनिक्स। थर्ड कौन सा है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इट मींस बेसिकली मैकेनिक्स में 3 बॉडी को कंसीडर करने वाले। वन इज योर रिजिड बॉडी, सेकंड डिफॉर्मेबल बॉडी एंड थर्ड इज योर फ्लूइड। थर्ड कौन सा है? फ्लूइड। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है, जैसे मैंने बोला मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी करेंगे? फोर्सेस की। और उसका क्या देखेंगे? इफेक्ट। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। तो मैंने पहले बोला आपको कि मुझे बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं क्या देखने वाला हूं? इफेक्ट देखने वाला हूं। तो कौन-कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी, सेकंड इज डिफॉर्मेबल बॉडी, थर्ड इज फ्लूइड। तो इट मींस I will be applying the force over the rigid body and see the effect of the force over the rigid body. That branch of mechanics is known as rigid body mechanics. उसको क्या कहेंगे? rigid body mechanics. तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें अगर मैं rigid body पे फोर्स लगाऊं और उसका इफेक्ट देखूं तो that branch of mechanics is known as rigid body mechanics. उसको क्या कहेंगे? rigid body mechanics. तो अगर बॉडी डिफॉर्मेबल हुई, बॉडी कौन सी हुई? डिफॉर्मेबल हुई, और उसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, उसके ऊपर अगर मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं और उसका इफेक्ट देख रहा हूं, देन दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। उसको क्या कहेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। अगर मैं फोर्स किसी फ्लूइड पे लगा रहा हूं और उसका इफेक्ट देख रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। उसको क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। पर बिफोर गोइंग टू अप्लाई फोर्स, फोर्स लगाने से पहले और उसका इफेक्ट देखने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये रिजिड बॉडी है क्या। सबसे पहले मुझे ये तो पता चले कि कौन सी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं, तभी जाके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा और क्या देखूंगा? इसके ऊपर इफेक्ट देखूंगा। तो सबसे पहले मुझे तो ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी है क्या। सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? रिजिड बॉडी है क्या। बाद में उसका मैकेनिक्स स्टडी करेंगे। क्लियर? तो लेट अस डिफाइन द रिजिड बॉडी। पहले डिफाइन कर दें कि रिजिड बॉडी है, किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहा गया। क्लियर? बाद में कौन सी बॉडी डिफाइन हो जाएगी? डिफॉर्मेबल बॉडी, और उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। फिर क्या फोर्स का क्या जनरेट होगा? इफेक्ट। और उसी इफेक्ट को देखने को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। अगर वो इफेक्ट आप किस में देख रहे हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी में, तो नाम क्या देंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। अगर आप रिजिड बॉडी में देख रहे हैं तो नाम क्या देंगे? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। वही इफेक्ट अगर फोर्स का आप किसी फ्लूइड पे देख रहे हैं तो नाम क्या दे देंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है? तो बिफोर गोइंग इनटू द मैकेनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द रिजिड बॉडी। हमें ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी होती है। तो क्या होती है रिजिड बॉडी? किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे? चलिए अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कोई बॉडी है मेरे पास, और आपको पता है दुनिया में कोई भी बॉडी किससे बनी होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो लेट अस सपोज ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है और मैं कोई भी 2 पार्टिकल कंसीडर करता हूं। मैं कोई भी 2 पार्टिकल कंसीडर करता हूं जिसके बीच का डिस्टेंस है लेट अस सपोज ये कितना डिस्टेंस है? अब मैं इस बॉडी को रिजिड बोलूं, क्या मतलब है फिर इसका?
रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर आप कितना भी लोड लगाओ, चाहे फोर्स लगाओ, मोमेंट लगाओ, कितना भी लोड लगाओ, लोड अप्लाई करने के बाद दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस ओरिजिनली यल था, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड आल्सो द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। डिस्टेंस कितना रहेगा? यल ही रहेगा। ऐसे बॉडी को कौन सी बॉडी कहते हैं? रिजिड बॉडी। ऐसे बॉडी को कौन सी बॉडी कहते हैं? रिजिड बॉडी। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। बॉडी को रिजिड तब कहा जाता है if the application of load, चाहे आप कितना भी लोड अप्लाई करो, लेट अस सपोज मैंने 1000 किलोन्यूटन का लोड लगाया या मैंने 2000 किलोन्यूटन मीटर की मोमेंट लगाई, तो कितना भी लोड लगाओ आप, कितना भी लोड लगाओ, चाहे कितना भी लोड लगाओ, अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ओरिजिनली यल था, बाद में ही यल ही रहेगा, ऐसे बॉडी को कौन सी बॉडी कहते हैं? रिजिड बॉडी। व्हाट वी कॉल इट? रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the distance between the two particles within the body do not change even after the application of load, such type of body is known as rigid body। अब क्या बोल रहा है समझिए फिर से इसको, ये बोल रहा है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर आप कितना भी लोड लगाओ, आप कितना भी लोड लगाओ, उसमें अगर दो पार्टिकल कंसीडर करो तो उन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होता, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो बॉडी डिफॉर्म ही नहीं होगी। बॉडी क्या नहीं होगी? डिफॉर्म नहीं होगी, चाहे आप कितना भी लोड लगाओ। ऐसे बॉडी को क्या कहा आपने? रिजिड बॉडी। आप फिर से सोचिए इसको, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं। अगर मुझे एक बात बताइए, ये फोर्स और मोमेंट लगा के मैं उस पार्टिकल को क्या दे रहा हूं? एनर्जी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एनर्जी दे रहा हूं। अगर जैसे इसको एनर्जी मिल जाएगी, ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? कितनी भी एनर्जी दो, कितना भी फोर्स लगाओ, पार्टिकल वहां का वही रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी। ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सच में ऐसी यूनिवर्स में कोई बॉडी होगी? टेंस टू रिजिडिटी हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट रिजिडनेस हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कितना भी लोड लगाओ, यार कितने भी हाथी बैठा तो उसको, इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा, बॉडी विल नॉट स्लाइडली डिफॉर्म, कुछ भी डिफॉर्म नहीं करेगी। ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी बोला उसको। तो फिर से सोचिए, क्या सच में ऐसी बॉडी हो सकती है यूनिवर्स में? बिल्कुल नहीं। यानी रिजिड बॉडी प्योरली हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। रिजिड बॉडी प्योरली क्या? हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। तो रिजिड बॉडी इज प्योरली हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। पर आप उसी का क्या स्टडी करने जा रहे हो? मैकेनिक्स स्टडी। उसी का क्या स्टडी करने जा रहे हो? मैकेनिक्स। तो इससे क्या समझ में आता है कि बॉडी के ऊपर में कितना भी फोर्स लगाओ तो अंदर बॉडी के कुछ नहीं होता, अंदर बॉडी के कुछ नहीं होता। ये सच में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। और ऐसे बॉडी को हमने क्या कहा? रिजिड बॉडी कहा। यानी हम इस बॉडी को रिजिड मान रहे, हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं? रिजिड मान रहे, जो कि एब्सोल्यूट में नहीं है, इसलिए मान रहे। तो दैट इज एन असम्पशन इन योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसी को आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हो, जिसमें सबसे पहला असम्पशन आपका यही होता है, बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी रिजिड। बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी रिजिड। अब क्यों माना है इसको? क्योंकि ये होता नहीं है। और माना क्यों है, इसका रीजन आपको जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे उसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो बॉडी ही नहीं है उसका क्या पढ़ रहे हो? मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। तो क्यों इस बॉडी को माना है हमने, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका क्या रीजन है? व्हेन यू विल बी डीलिंग योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तब आपको पता चल जाएगा। प्रीलिम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी वही लूंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्यों इस बॉडी को रिजिड बॉडी माना, और नहीं मानता तो क्या करें। ठीक है, चलो। तो यहां से ये चीज क्लियर होगी कि कौन सी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं, और उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और क्या देखेंगे? इफेक्ट देखेंगे। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नोन एज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। उस ब्रांच को मैकेनिक्स को क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। नेक्स्ट है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। अब आपको रिजिडिटी का मतलब क्लियर हो गया, तो आपको सिंपली कर मतलब इसका क्लियर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? डिफॉर्मेबल बॉडी, अगर आप लोड लगाओगे तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट मींस बॉडी विल डिफॉर्म, बॉडी विल डिफॉर्म। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। उसको क्या कहेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। नेक्स्ट जो फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली।
हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? किस सब्सटेंस को फ्लूइड कहा जाता है? बहुत सारे लोग इसका आंसर देते हैं जो फ्लो होता है उसको फ्लूइड कहते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ आंसर, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है फ्लूइड का? व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? द सब्सटेंस which continues to deform under the action of small tangential force, सब substance is known as fluid। ऐसे substance को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। फिर से सुनिए इसको, मैंने बोला the substance which continues to deform under the action of small tangential force, कितना स्मॉल ये नहीं डिफाइन किया, जहां पे जैसे यहाँ पे ये नहीं डिफाइन किया हमने कि कितना मैग्नीट्यूड लगा है, वी डोंट डिफाइन, कितना भी लगाओ बॉडी विल नॉट डिफॉर्म, और यहाँ पे कितना भी छोटा स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स लगाओ कंटिन्यूस टू डिफॉर्म करता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? फ्लूइड। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? क्लियर? तो आप पेपर 2 में देखोगे आपके एग्जैक्टली फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, या आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, और ये आपका वो सब्जेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसी को डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स कहा जाता है, इसी को मैकेनिक्स ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडी भी कहा जाता है, यानी बॉडी डिफॉर्म अच्छे से होगी, कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन आएगा, इसलिए मैकेनिक्स ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडी कहा गया, और इसी को आगे नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स की कौन सी ब्रांच है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किस बॉडी को लेते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी को, जो एक्चुअली में डिफॉर्मेबल ही होती है। तो हम कौन सी बॉडी को लेते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी को लेते हैं, और उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं। मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी की। किसकी स्टडी? डिफॉर्मेबल बॉडी की। और उस डिफॉर्मेबल बॉडी पे फोर्स का क्या इफेक्ट आता है, यही देखना हमारा मेन काम है। किसमें? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दैट्स आवर मेन एम, दैट हाउ फोर्स विल अफेक्ट द बॉडी। यहां से इफेक्ट तो खुद ही समझ में आ रहा है कि जब आप फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे तो क्या आएगा? उसको डिफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। ये डिफॉर्मेशन ही फोर्स का क्या है? ये डिफॉर्मेशन ही फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। ये डिफॉर्मेशन ही फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। एंड द डिफॉर्मेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज टेक्निकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स नोन एज स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या होता है इसको आगे चल के देखेंगे हम। क्लियर? लेकिन डिफॉर्मेशन को टेक्निकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेन से। क्लियर? तो यहां तक हमें ये समझ में आया है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का कौन सा ब्रांच। अभी भी हमने सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया है, और अभी भी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्लियर? मैं सिर्फ यहाँ तक ये बताने की कोशिश कर रहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके सिलेबस में कैसे इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हो, सेकंड ईयर में स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, और जैसे ही आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाता है फिर आगे चल के आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील डिजाइन, ये सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस इज हाउ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस। इस प्रकार से सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है? तो चलिए कहां तक आए हम? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी। किसकी स्टडी करते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी। यानी हमारा कंक्लूजन यहां पे आके रह गया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन करते हैं इन अ मोर टेक्निकल वे, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि हम एग्जैक्टली इस चीज में पढ़ेंगे क्या। ठीक है? चलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जैसे कि मैंने बताया नाम से क्या समझ में आता है, तो लेकिन उससे ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं, ब्रॉड आइडिया क्लियर नहीं होती आपकी कि क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है? तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मोर टेक्निकल वे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? चलिए तो मुझे एक बात बताइए, कोई भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन कीजिए, कोई भी, चाहे आरसीसी का हो या स्टील स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो किस पैरामीटर के लिए आपको डिजाइनिंग करनी पड़ती है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर डिजाइन? सबसे पहले प्रायोरिटी कौन सी होती है, या कौन सा पैरामीटर है जिसके लिए आप डिजाइन करते हो?
किसके लिए डिजाइन करते हो? The first parameter for which you design your structure is the strength. सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होता है जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो? स्ट्रेंथ। किसके लिए? स्ट्रेंथ। आप फिलहाल अभी के लिए स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टेक्निकल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। जिसका नाम क्या है? स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या है इसको आगे चल के समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना मानना है कि स्ट्रेंथ को टेक्निकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस आगे चल के देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर डिजाइनिंग, जब भी आप कोई मेंबर डिजाइन कर रहे हो, लेट अस सपोज कोई मेंबर है जिसके लिए मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं, ये मान लेते हैं कि बहुत छोटा हो गया, चलिए इसको मान लेते हैं। तो ये मेरा मेंबर है, लेट अस सपोज इसको मुझे डिजाइन करना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी मेरी कि जो भी मेंबर मैं डिजाइन कर रहा हूं उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए लोड लेने की। उसमें सफिशिएंट क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और फिलहाल के लिए मान लो स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेक्निकल टर्म में? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज द पैरामीटर फॉर व्हिच यू डिजाइन योर स्ट्रक्चर। स्ट्रेस वो पैरामीटर है जिसके लिए आप अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हो? डिजाइन। ठीक है, तो लेट अस सपोज मेरा कोई मेंबर है जिसको मैंने स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया। आई हैव डिजाइन इट फॉर दिस स्ट्रेंथ। मैंने उसको किसके लिए डिजाइन किया? स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर डिजाइनिंग इज द स्ट्रेंथ। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आपके डिजाइन? स्ट्रेंथ। सेकंड, जैसे ही आपने मेंबर को सफिशिएंट स्ट्रेंथ लेने के लिए डिजाइन कर लिया, लेट अस सपोज ये मेरा मेंबर था, इसको मैंने मान लेते हैं कि मैं इस मेंबर को 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना चाहता हूं, कुछ भी मान लो फिलहाल, तो मैं 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना चाह रहा था, तो मैंने 10 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ के लिए उसको डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस मेंबर की कैपेसिटी कितनी है लोड लेने की? 10 किलो न्यूटन लोड ये ले सकता है। कितना ले सकता है? 10 किलो। ठीक, मान लो मैंने इस पे 9 किलो न्यूटन लोड लगाया। कितना लोड लगाया? 9 किलो न्यूटन। कितना ले सकता है? 10 किलो न्यूटन। 9 लगाया। अब जैसे ही 9 किलो न्यूटन लोड लगाया, ये मेंबर ऐसे बेंड हो गया, मेंबर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। मेंबर क्या हो गया? ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो मुझे फिर से एक बात बताइए, क्या फेल हुआ है कि मेंबर फेल हुआ है कि नहीं? अभी भी कितनी कैपेसिटी इसकी? 1 किलो न्यूटन और एक्स्ट्रा लोड ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। फेल हुआ है कि नहीं? लेकिन अगर मेंबर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, चेंज ऑफ अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल अलाइनमेंट से अगर आपकी अलाइनमेंट चेंज हो गई है, तो ऐसे चेंज इन अलाइनमेंट को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। आगे चल के देखेंगे इसको। तो मान लो आपका मेंबर स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के बाद या स्ट्रेंथ को डिजाइन करने के बाद ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इट इज डिफ्लेक्टेड समथिंग लाइक दिस। अभी भी फेल हुआ है कि? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप अगर 9 किलो न्यूटन लोड लगाने के बाद मेंबर ऐसा हो गया और ये मेंबर किसी बीम है, कोई स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने अभी स्प्रिंग को लिया था डिजाइन के लिए, अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, तो मुझे एक बात बताइए, आप इस स्ट्रक्चर के नीचे बैठोगे क्या? विल यू बी एबल टू स्टे अंडर दिस स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। फेल हुआ है कि? बिल्कुल नहीं। अभी भी कितना लोड ले सकता है वो? 1 किलो न्यूटन का लोड तो अभी भी ले सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए फेल हुआ है क्या? वो नहीं। लेकिन मैं उसके अंदर बैठूंगा नहीं, क्योंकि इसमें सफिशिएंट डिफ्लेक्शन आ गया। एंड यू नो ऑल, हम डिफ्लेक्शन परमिट नहीं करते ज्यादा। वी डोंट परमिट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसके लिए भी आपने कोडल प्रोविजन ऑलरेडी पढ़े आरसीएस और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में। तो फिर से डिजाइनिंग का सेकंड एस्पेक्ट क्या से निकल के आता है कि मेंबर में स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंबर डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। मेंबर शुड नॉट डिफ्लेक्ट टू मच। मेंबर ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। इट मींस इट शुड हैव सफिशिएंट स्टिफनेस। उसमें सफिशिएंट क्या होनी चाहिए? स्टिफनेस होनी चाहिए। किसके साथ साथ? स्ट्रेंथ के साथ। किसके साथ साथ? स्ट्रेंथ के साथ। तो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ योर डिजाइनिंग, फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ, सेकंड इज द स्टिफनेस। यानी वो डिफ्लेक्ट कम होना चाहिए तो सफिशिएंट स्टिफनेस होना चाहिए। सफिशिएंट क्या होना चाहिए? स्टिफनेस होना चाहिए। तो मेंबर शुड हैव sufficient stiffness. Member should have sufficient stiffness. So second aspect of your designing that it should not deflect too much. ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए तो मेंबर क्या होना चाहिए? स्टीफ होना चाहिए। मेंबर क्या होना चाहिए? स्टीफ होना चाहिए। यानी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका? स्टीफ होना चाहिए। Do not get confused with strength and stiffness. दोनों अलग चीज है। सेम स्ट्रेंथ पे अलग अलग स्टिफनेस हो सकती है।
या सेम स्टिफनेस पे अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। आगे चल के जब पढ़ेंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे। ये मत बोल देना कि मेंबर में स्टिफनेस ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंथ मटेरियल की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो चेंज नहीं होगी। आप स्टिफनेस बढ़ाओ या घटाओ, स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। या ये एग्जैक्टली स्ट्रेंथ क्या है, स्टिफनेस क्या है, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन करने की कोशिश करूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली है क्या, इन अ मोर टेक्निकल वे, क्योंकि नाम से तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि किसी ना किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें, लेकिन इट डज नॉट गिव यू द आइडिया व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला टॉपिक कौन सा था आपका, पहला डिजाइनिंग का पॉइंट कौन सा था आपका, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द पैरामीटर फॉर व्हिच यू आर डिजाइनिंग योर स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ वो पैरामीटर था जिसके लिए आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। सेकंड क्या था, सेकंड था कि आप मेंबर में ज्यादा डिफ्लेक्शन परमिट नहीं करना चाहते थे, तो मेंबर सफिशिएंट स्टिफ होना चाहिए। मेंबर सफिशिएंट क्या होना चाहिए, स्टिफनेस होनी चाहिए उसमें, ताकि वो लोड लेने के साथ साथ डिफ्लेक्ट भी ना करे, डिफ्लेक्ट भी ना करे। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो आप डिजाइनिंग करते हो स्ट्रेंथ के लिए, सेकंड स्टिफनेस के लिए, ये आप किस में डिफाइन करते हो, वेयर यू हैव डिफाइन दिस, कि स्ट्रेंथ क्या है, ये आपने किस में डिफाइन किया, स्ट्रक्चर में किया क्या, आरसीसी में किया क्या, स्टील में किया क्या, नहीं, उसको कहां डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कहां डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे आपने सेकंड चीज की बात की, स्टिफनेस की, स्टिफनेस आप कहां डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, आरसीसी में स्टील स्ट्रक्चर नहीं, उसको कहां डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कहां डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ योर डिजाइनिंग। आपके डिजाइनिंग का प्राइमरी क्राइटेरिया यही होता है कि मेंबर शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड इट शुड बी सफिशिएंट स्टिफ। वो स्टिफ भी होना चाहिए एंड इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ योर डिजाइनिंग। ये आपके डिजाइनिंग का प्राइमरी क्राइटेरिया। व्हाट इज द सेकेंडरी क्राइटेरिया, आफ्टर द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस यू हैव टू चेक दैट मेंबर इज स्टेबल इन नेचर। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें, इट शुड हैव स्टेबिलिटी। अभी स्टेबिलिटी क्या होता है, जब आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि किस बात को मैं स्टेबिलिटी एग्जैक्टली बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को कहां डिजाइन डिफाइन करते हैं आप, यही किसमें डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो देयर आर टू क्राइटेरिया, प्राइमरी क्राइटेरिया इज द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया और द थर्ड एस्पेक्ट इज द स्टेबिलिटी। थर्ड एस्पेक्ट क्या है, स्टेबिलिटी। तो तीन चीजें होनी चाहिए जब भी आप स्ट्रक्चर कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। एक तो उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इट शुड हैव सफिशिएंट स्टिफनेस और मेंबर में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, इट शुड हैव स्टेबिलिटी। तो स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है, स्टिफनेस होना भी बहुत जरूरी है और स्ट्रेंथ भी होना बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें हैं क्या, इसको हम किस में डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ। किस में डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ। यही से इसका एग्जैक्टली मीनिंग निकल के आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली है। तो क्या समझ में आता है, इसे देखिए मैं सब्जेक्ट को डिफाइन करता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द सब्जेक्ट which deals with the characteristic or which deals with the determination of characteristic strength, deformation, that is stiffness, and the stability of the structure is designated as a strength of material. क्या कहते हैं इसको, strength of material। तो क्या कहा मैंने, सुनिए, strength of material वो सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, डिफॉर्मेशन यानी स्टिफनेस को एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इट इज द सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक, व्हिच डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिफॉर्मेशन यानी इट शुड हैव सफिशिएंट स्टिफनेस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दिस इज द exact meaning of the strength of material, and these are the 3 years of strength of material. These are the 3 years of the strength of material. यही कवर करना है। आपके पहले जो भी टॉपिक होंगे वो इस पैरामीटर से डील करेंगे, that is strength which is technically represented in the form of stress। जो टॉपिक बाद में आएंगे उसको किस में डील करेंगे, स्टिफनेस में, एंड लास्ट इज स्टेबिलिटी। ये तीनों चीजें मिला के आपका क्या बन जाता है, सिलेबस। क्या बन जाता है, सिलेबस। ठीक है, तो नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब पता चल गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो सब्जेक्ट है जिसमें हम
स्टडी करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और इसको भी डिफाइन करते हैं। ये तीनों चीजों को डिफाइन करने का जो भी सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट इन तीनों चीजों को डिफाइन करता है उसी का नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर? सभी को क्लियर हो? चलिए आगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस सब्जेक्ट। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए। आपको मतलब क्लियर हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली है क्या? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो सब्जेक्ट है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दीज आर द थ्री व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही तीन चीजें पढ़नी है हमें, इसी से डील करवाऊंगा। आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए, छोटी छोटी चीजों को पकड़ी, मैं बाद में बेस बना दूंगा आपका कि ये मैंने वहां पे क्यों बोला था। ठीक है, चलिए। तो चलिए, तो यहाँ पे कौन सी बॉडी को स्टडी करने वाले हम? डिफॉर्मेबल बॉडी। कौन सी बॉडी को? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो बॉडी व्हिच वी हैव कंसीडर्ड इन आवर स्टडी इज डिफॉर्मेबल बॉडी। कौन सी बॉडी? डिफॉर्मेबल। कौन सी बॉडी? डिफॉर्मेबल। ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हेन बॉडी विल डिफॉर्म। कब बॉडी डिफॉर्म करेगी? व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन इट। जब आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। तो लेट अस सी व्हाट आर द वेज यू डिफॉर्म द बॉडी। किस किस प्रकार से बॉडी को डिफॉर्म किया जाए, यानी चेंज द नेचर ऑफ द लोड, उसके डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है। लेट्स, तो जैसे मैंने बोला कौन सी बॉडी को कंसीडर करते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी। कौन सी बॉडी? डिफॉर्मेबल बॉडी। देन लेट अस सी व्हाट आर द वे वी डिफॉर्म द बॉडी। किस किस प्रकार से बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, किस किस प्रकार से बॉडी को डिफॉर्म करते हैं। तो लेट अस सपोज कोई भी एक मेंबर ले लो जो किस बॉडी से बना हुआ है? डिफॉर्मेबल बॉडी से, क्योंकि हमने इसी को कंसीडर किया है। वी कंसीडर द डिफॉर्मेबल बॉडी। लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अभी पहले ही बोला था मैंने आपको, डिफॉर्मेशन होना यही फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। यही फोर्स का क्या इफेक्ट है। तो व्हाट आर द वे वी डिफॉर्म द बॉडी इज द डिफरेंट वे और डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यही फोर्स के क्या बन जाएंगे? डिफरेंट इफेक्ट बन जाएंगे। तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? देन लेट अस सपोज, देखिए, लेट अस सपोज मैं सिंपली पुलिंग नेचर का फोर्स अप्लाई करूं। इफ आई सिंपली पुलिंग नेचर का फोर्स अप्लाई करूंगा, इफ आई पुल द मेंबर, अगर मैं सिंपली मेंबर को पुल करूं तो इट विल इलोंगेट द मेंबर। वो मेंबर को क्या करेगा? इलोंगेट करेगा। देन दिस इज वन ऑफ द वे आई कैन डिफॉर्म द बॉडी। ये एक तरीका है मैं बॉडी को डिफॉर्म कर सकता हूं। दूसरा, इफ आई चेंज द नेचर ऑफ द फोर्स, जैसे मैं फोर्स का नेचर चेंज करूंगा, यू नो फोर्सेस कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप सेम फोर्स अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पुल का था, यहाँ पे मैं पुशिंग नेचर का लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुशिंग नेचर का लगा रहा हूँ। तो आई कैन कंप्रेस दी बॉडी। यहाँ पे मैं इलोंगेट कर रहा था, यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ, यानी मैं बॉडी को कंप्रेस करके भी डिफॉर्म कर सकता हूँ, उसको इलोंगेट करके भी क्या कर सकता हूँ? डिफॉर्म कर सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? लेट अस सपोज यही मेंबर मैंने कहीं पे सपोर्ट पे दे दिया और मैं ट्रांसवर्स लोड लगा रहा हूँ, तो मेंबर विल बी बेंड। मेंबर क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। यानी आई कैन बेंड द मेंबर, मैं मेंबर को बेंड करके भी डिफॉर्म कर सकता हूँ। आई कैन इलोंगेट द मेंबर, आई कैन कंप्रेस द मेंबर, आई कैन बेंड द मेंबर। और क्या कर सकता हूँ मैं? लेट अस सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे मैं टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस लगा रहा हूँ। कौन से फोर्सेस लगा रहा हूँ? टू नॉन कोलिनियर। तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। आई कैन शेयर द मेंबर, I can elongate the member, I can compress the member, I can bend the member। और क्या कर सकता हूँ मैं? I can, let us suppose ये कोई मेंबर है मेरा और दो अपोजिट नेचर की मूवमेंट लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, I can twist the member। तो these are the effect of the forces। क्या क्या इफेक्ट है और किस किस तरह से मैं बॉडी को डिफॉर्म कर रहा हूँ? I can elongate the member, I can compress the member। तो सिंपली अगर आप पुल या पुश नेचर का फोर्स लगाओगे तो बॉडी इलोंगेट कर जाएगी और कंप्रेस कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इलोंगेट कर जाएगी और कंप्रेस कर जाएगी। थर्ड क्या कर रहा हूं मैं? आई कैन बेंड दी बॉडी। मैं बॉडी को बेंड भी कर सकता हूं, मैं बॉडी को शेयर भी कर सकता हूं एंड मैं बॉडी को ट्विस्ट भी कर सकता हूं। मैं बॉडी को क्या कर सकता हूं? ट्विस्ट भी कर सकता हूं। तो इस प्रकार से
मैं फोर्स का इफेक्ट बॉडी पे देख सकूं। इतने प्रकार है इतने प्रकार है जो हम सिविल इंजीनियरिंग में फोर्स के इफेक्ट से देख रहे हैं। क्लियर? इससे आपके टॉपिक बनते चलते। देखिए कैसे कैसे टॉपिक है आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए। इफ आई सिंपली पुल और पुश द मेंबर, तो देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। सिंपली इट विल elongate और compress। सिंपली elongate और compress करोगे तो सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन जनरेट होते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, आगे चल के देखिए। यानी फर्स्ट तरीका ये है, मेंबर को elongate या compress करोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस का आता है, दैट इज ये भी मैं डिफाइन करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप मेंबर को पुल या पुश करोगे, मेंबर को पुल या पुश करोगे तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ simple stress and simple strain, simple stress and simple strain, simple stress and simple strain. I can bend the member, मैं मेंबर को बेंड भी कर सकता हूं। तो सेकंड टॉपिक आ गया आपका, there is bending moment and I can shear the member। तो सेकंड टॉपिक इज जैसे सिंपल आपने पुल लगाया था उसके करस्पॉन्डिंग सिंपल स्ट्रेस आई, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी आई। उसी प्रकार जैसे मैंने मेंबर को बेंड किया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बेंडिंग मोमेंट आएगी एंड एक शियर फोर्स आएगा। तो अगर आपने मेंबर को बेंड किया या शियर किया तो एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगी और दूसरा शियर फोर्स जनरेट होगा। जैसे आपने सिंपली मैंने पुल किया पुश किया, और सिंपल पुलिंग फोर्स के नेचर को अगर आप सिंपली पुल कर रहे हो और दो फाइबर कंसीडर करोगे बॉडी के अंदर की, अगर ये दो फाइबर एक्सटेंड कर रहे हैं तो सब सेट ऑफ पुल फोर्स को टेंसाइल फोर्स कहा जाता है। कौन सा फोर्स? टेंसाइल फोर्स। अगर नेचर उसका चेंज कर दिया तो उसको कौन सा फोर्स कहेंगे? कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। तो ये टेंसाइल लोड के करस्पॉन्डिंग और कंप्रेसिव लोड के करस्पॉन्डिंग सिंपल स्ट्रेस आती है। कौन सी स्ट्रेस आती है? सिंपल स्ट्रेन और सिंपल स्ट्रेस आती है। अगर आप मेंबर को बेंड करो तो एक बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग थर्ड टॉपिक है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। थर्ड टॉपिक कौन सा है? बेंडिंग स्ट्रेस। और शियर फोर्स के करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस आती है जिसका नाम है शियर स्ट्रेस। एक स्ट्रेस आती है जिसका नाम है शियर स्ट्रेस। ये आपका सिलेबस चलते जा रहा है। पहला कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा टॉपिक क्या है आपके सिलेबस का? बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। करस्पॉन्डिंग टू ईच एक्शन देयर विल बी अगेन स्ट्रेस, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, और शियर फोर्स के करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस। बाद में आपने किस तरह का लोड लगाया था? ट्विस्ट। यू कैन टॉर्क, यू कैन अप्लाई द टॉर्क। आप क्या अप्लाई कर सकते हो? टॉर्क भी अप्लाई कर सकते हो। उसके करस्पॉन्डिंग एक टॉपिक आ जाता है दैट इज टॉर्शन, और टॉर्शन के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेस आएगी जिसका नाम होगा टॉर्शन स्ट्रेस। तो आगे चल के पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। हो सकता है बेंडिंग भी आए, शियर भी आए और टॉर्शन भी आए, तो उसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगी, शियर स्ट्रेस भी आएगी और टॉर्शन स्ट्रेस भी आएगी। तीनों एक साथ आ सकती है। इन तीनों को एक साथ मिला के भी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस विल बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। सारे एक साथ आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। इसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। आगे देखेंगे। क्लियर है? तो हो सकता है मैं सिंपली मेंबर को टेंसाइल लोड लगाऊं, कंप्रेसिव लोड लगाऊं, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन आएगी। हो सकता है मैं मेंबर को बेंड करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जनरेट होगा। हर एक एक्शन के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस भी आएंगी और इसके करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस आएंगी। टॉर्शन होगा, टॉर्शन के करस्पॉन्डिंग भी स्ट्रेस आएंगे, वो हम उसी में स्टडी करेंगे। हो सकता है ये सारी चीजें एक साथ आए, उसको क्या नाम दिया हमने? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। उसको क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है, पहले जो मैंने सबसे पहला वर्ड बताया था दैट इज स्ट्रेस। ये क्या होता है अभी हमने डिफाइन नहीं किया था, लेकिन मैं पहले बताता था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर डिजाइनिंग या फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर डिजाइनिंग इज द स्ट्रेंथ, और टेक्निकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? स्ट्रेस। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, सबसे पहला पैरामीटर जो हमारा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 3 इयर्स में से, वो कौन सा था? स्ट्रेस। तो ये सारे टॉपिक हम किससे डील करते हैं? स्ट्रेस। मैं इन सारे टॉपिक में आपको एक ही नाम बताऊंगा, स्ट्रेस। कैसे आता है बाकी चीजें देखिए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, ये पहला एस्पेक्ट। सेकंड क्या था हमारा?
स्टिफनेस, सेकंड क्या था स्टिफनेस, यानी मेंबर में स्ट्रेंथ के साथ साथ सफिशिएंट स्टिफनेस भी होनी चाहिए, यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। फिर क्या होता है डिफ्लेक्शन, यही पढ़ना है। तो 7 टॉपिक ऑफ योर 7 टॉपिक जो है आपके सिलेबस में वो डिफ्लेक्शन, कौन सा है डिफ्लेक्शन, कौन सा डिफ्लेक्शन। और लास्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में थ्योरी ऑफ कॉलम, ये भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉलम की स्टडी करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉलम। यहाँ पे स्टेबिलिटी का थोड़ा सा मतलब मैं बता दूंगा और बाकी स्टेबिलिटी हम स्ट्रक्चर पे डील करेंगे, यहाँ पे भी डील कर सकते हैं लेकिन वो आपके स्ट्रक्चर में ज्यादा सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। तो दीज आर दी सिलेबस, ये आपका सिलेबस। पहला एस्पेक्ट स्ट्रेस का यहाँ तक डील होता है, दूसरा जो स्टिफनेस है यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ये आगे चल के मैं स्ट्रक्चर में भी डिफाइन करूंगा। तो दीज आर दी 3 इयर्स जो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए पूरे के पूरे कवर हो जाए। एक और टॉपिक है जो इसमें नहीं आता है जिसका नाम है, पहले मैं लिख देता हूं उसको क्रॉस करके, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी है और हमारे सिलेबस में भी थोड़ा सा है, तो इसको भी स्टडी करेंगे। तो दिस इज द सिलेबस, ये आपका क्या है सिलेबस। तो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अलग से टॉपिक है, स्टार्टिंग में कवर कर लेंगे, बाद में पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन, बाद में बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, बाद में बेंडिंग स्ट्रेस, उसके बाद शियर स्ट्रेस, उसके बाद टॉर्शनल, सारी एक साथ आएंगी, उसको नाम होगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, बाद में डिफ्लेक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉलम। तो दिस इज योर सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। तो अभी तक हमने 2 चीजें की है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन किया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन करने के बेस पे मैंने आपको सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे सिलेबस इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो अब तक सिर्फ 2 पॉइंट कवर हुए हैं, व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड व्हाट इज द सिलेबस व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, ठीक है। चलिए यहां तक हमने सिलेबस को समझ लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द अजम्पशन यूज्ड इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कौन कौन से अजम्पशन यूज होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी अजम्पशन यूज्ड इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, assumption used in the strength of material. The next point of discussion is assumption used in the strength of material. तो यहाँ तक हमने 2 चीजें कवर कर ली, एक what exactly is strength of material, मैंने डिफाइन किया उसको, strength it is the subset which deals with the characteristic determination of strength, stiffness and the stability of the structure is designated as a strength of material. Then we have seen, हमने बाद में ये देखा कि हम लोड को किस फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, यानी फोर्स लगा के हम बॉडी को किस किस प्रकार से डिफॉर्म कर सकते हैं। मैं उसको पुल कर सकता हूँ, उस पुलिंग नेचर के फोर्स को टेंसाइल फोर्स कहा जाता है, मैं उसको पुश कर सकता हूँ, उस पुशिंग नेचर के सेट ऑफ फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स कहा जा सकता है, मैं उसको बेंड कर सकता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग शेयर फोर्स जनरेट हो सकता है। और बेंडिंग मोमेंट जैसे टेंसाइल फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेस आ रही थी, कंप्रेसिव फोर्स के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, उसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट के कारण एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, शियर फोर्स के कारण एक शियर स्ट्रेस आएगी। बाद में मैंने देखा कि मैं टॉर्क लगा सकता हूं या ट्विस्ट कर सकता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक टॉपिक आया था हमारे सिलेबस में जिसका नाम था टॉर्शन, ठीक है। हो सकता है ये सारे एक साथ आ जाए, टॉपिक का नाम आ गया था कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, क्लियर है। ये हमारा स्ट्रेस एस्पेक्ट था। बाद में हमने देखा कि सेकंड एस्पेक्ट क्या हमारा डिजाइनिंग का स्टिफनेस, फिर हमने स्टिफनेस एंड डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए, तो ये डिफ्लेक्शन है क्या वो समझेंगे हम, और स्ट्रक्चर स्टेबल भी होना चाहिए। तो मैं स्टेबिलिटी थोड़ा सा थ्योरी ऑफ कॉलम में डिफाइन करूंगा या सेपरेटली उसको अलग से स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये आपका सिलेबस है। यहां तक ऑप्शन में 2 चीजें की हम, एक सब्जेक्ट होता क्या उसको डिफाइन किया, दूसरा सिलेबस क्या वो अंडरस्टैंड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज assumption used in the strength of material। कौन कौन से assumption यूज होते। अब ये assumption पूरे क्लियरली अंडरस्टैंड होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी थ्योरी आप आगे चल के पढ़ोगे, चाहे आप सॉम में जाओ, चाहे आप सॉइल में जाओ, चाहे जितने सब्जेक्ट में आप assumption देते हो, तो उस assumption का मीनिंग आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस assumption के बेसिस पे उस थ्योरी की डेवलपमेंट होती है। अगर आपको assumption नहीं समझ में आए तो आपको थ्योरी समझ में नहीं है, आप इसका मतलब उस थ्योरी को रट रहे हो, आपको समझ में नहीं। तो यू शुड नो ऑल assumption conceptually, आपको सारे assumption conceptually क्लियर, ठीक है। चलिए, the next point of discussion is the assumption used in the strength of material। अभी तक हमने कुछ भी नहीं समझा, पहले बता रहा, सिर्फ हमने 2 चीजें की है कि सब्जेक्ट है क्या, दूसरा कौन से टॉपिक है उसमें, कौन कौन से टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे।
अब यहां से सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तो मैं असम्पशन पहले डील कर देता हूं, फिर हम आगे चल के इस असम्पशन को क्यों लिया गया तो उसका पूरा मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस द असम्पशन यूज्ड इन द स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। असम्पशन, चाहे कोई भी असम्पशन आप किसी भी थ्योरी में लो, आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। असम्पशन के नाम से ही समझ में आता है, मान लो। अब मानते क्यों, इसके दो रीजन होने चाहिए। एक, जो चीज है नहीं उसको मैं मानूंगा, अगर होती तो मानता क्या? बिल्कुल असम्पशन के नाम से ही समझ में आता है। मान लो, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर वो चीज होती, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे हूं, तो मैं मानूंगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैं हूं नहीं हूं तब मैं इमेजिन करूंगा कि लेट अस सपोज मैं हूं, तो जो दो नहीं है उसको मानूंगा, ये पहला मतलब। दूसरा, जो है उसको अगर आप निगलेक्ट कर रहे हो तब भी आप उसको कहां में लाओगे? असम्पशन। तो दो चीजें हैं, एक जो नहीं है उसको मैं मानूंगा तो इसमें आ जाएगा। दूसरा, जो है अगर उसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूं तो भी वो किस में आ जाएंगे? असम्पशन में। किस में आ जाएंगे? असम्पशन। ठीक है, चलिए अरे असम्पशन का मतलब समझते हैं। और ये असम्पशन नहीं होते तो थ्योरी में क्या प्रॉब्लम होती? जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तब मैं इंडिकेट करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको असम्पशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और असम्पशन में दो पॉइंट, चाहे कहीं भी किसी भी थ्योरी में पढ़ो, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, जो है उसको निगलेक्ट कर रहे हो तब मानूंगा। दूसरा, जो नहीं है उसको मानूंगा, अगर होता तो मानूंगा। क्लियर? चलिए, फर्स्ट असम्पशन क्या है? पहला असम्पशन है मटेरियल इज कंटीन्यूअस एंड डिफॉर्मेबल। मटेरियल को क्या माना है? कंटीन्यूअस एंड डिफॉर्मेबल। ये डिफॉर्मेबल क्यों माना है ये मैं आपको मैकेनिक्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्योंकि मटेरियल तो डिफॉर्मेबल ही होता है, फिर उसको स्पेशली मेंशन करने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी मेंशन किया गया। जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तब क्लियर। मटेरियल इज कंटीन्यूअस, तो क्या मतलब है कंटीन्यूअस? क्या कहना चाह रहा है? यासिन ये कहना चाहता है मटेरियल इज कंटीन्यूअस का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब भी आप मैन्युफैक्चर करोगे, चाहे स्टील का कोई गर्डर है या आरसीसी का जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर आपने ये असम्पशन लिया है यहाँ पे वहां पे, तो क्या मतलब है इसका? मटेरियल कंटीन्यूअस का, मटेरियल कंटीन्यूअस का ये मतलब है देयर विल बी नो वॉइड्स एंड क्रैक्स इन द मटेरियल। ये होगा क्या? फिर से सोचिए, ये क्या बोल रहा है? देयर विल बी नो वॉइड्स एंड क्रैक्स इन द मटेरियल। ऐसा होगा क्या? मटेरियल में कोई क्रैक्स और वॉइड्स नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। अगर होते, अगर नहीं होते तो मैं मानता था नहीं। पहला पॉइंट मैंने यही बताया कि मैं जो नहीं है उसी को मानूंगा, और अगर है उसको निगलेक्ट कर रहा हो तो मानूंगा। दो पॉइंट बताए थे, क्लियर? तो पहला क्या आ गया? पहला मैंने ये बोला कि मटेरियल इज कंटीन्यूअस एंड डिफॉर्मेबल, यानी ये क्या बोल रहा है? देयर विल बी नो वॉइड्स एंड क्रैक्स इन द मटेरियल, यानी जो मटेरियल आप कंसीडर कर रहे हो सब्जेक्ट में उसमें कोई भी वॉइड्स नहीं होगी, कोई भी वॉइड्स नहीं होगी और कोई भी क्रैक्स नहीं, कोई भी वॉइड्स और क्रैक्स नहीं, जो कि बिल्कुल होगी रियल मटेरियल। एक्चुअल मटेरियल में थोड़ी ना कोई वॉइड्स भी होंगे, कोई ना कोई क्रैक्स भी होंगे, लेकिन मैं उसे निगलेक्ट कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग दैट मटेरियल इज कंटीन्यूअस एंड डिफॉर्मेबल। मटेरियल को क्या माना? कंटीन्यूअस एंड डिफॉर्मेबल। क्लियर? तो नहीं है इसलिए माना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है? वॉइड्स और क्रैक्स होते हैं। मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूं और इसलिए इसमें असम्पशन में डाल दिया कि मटेरियल को क्या माना? कंटीन्यूअस। अब नहीं मानते क्या प्रॉब्लम होती है, आगे चल के डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि होता तो है। चलिए नेक्स्ट, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल क्या है? होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। हाँ, मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है, ये तो तब पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि होमोजेनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक। We should know what exactly the homogeneous and isotropic. Clear? तो next point is what is homogeneity? किसको homogeneous कह रहे हैं? आप आगे चल के assumption soil में नहीं देखोगे। Soil is assumed to be homogeneous and isotropic. कहाँ देखी? मैंने नहीं देखी, लेकिन मान जो आप, तो मान ये इसीलिए रहे क्योंकि है नहीं इसीलिए वो मेरा किसमें आ गया? assumption में। तो मटेरियल को क्या माने? होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब मटेरियल को होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक तो तब मानूंगा जब मुझे ये पता हो कि होमोजेनियस होता क्या और आइसोट्रोपिक होता क्या। तो सबसे पहले किसको अंडरस्टैंड करते हैं? होमोजेनियस।
आगे चल के आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे होमोजेनियस कह रहा हूँ। जब मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा तब मैं पीछे ले जाऊंगा आपको और बोलूंगा कि ये वो प्रॉपर्टी थी जिसको हमने होमोजेनियस माना, क्योंकि ये असम्पशन आप सेम सॉइल में भी लोगे, सॉइल इज अज्यूम्ड टू बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, तब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी सॉइल में। सॉइल का बिहेवियर स्टील के बिहेवियर से अलग होता है, लेकिन असम्पशन यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी को मैंने होमोजेनियस माना है। क्लियर है? मैंने पहले बोला है आई विल बी डीलिंग विद कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, मैं सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली स्टडी करता हूँ और पढ़ाऊंगा भी कॉन्सेप्चुअल। तो आपको थोड़ा सा धीरज पेशेंस रखिए, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर ली, सवाल ऐसे ही नहीं, सवाल कुछ नहीं। वंस यू नो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। हम आगे चल के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला समझते हैं कंटीन्यूअस का क्या बोलना चाह रहा है कि कोआक्सियल क्रैक्स नहीं हो। दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो पहले ये समझते हैं होमोजेनियस होता क्या, बाद में ये समझिए आइसोट्रोपिक क्या होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे फिर मतलब क्लियर हो जाएगा कि होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है। क्लियर? व्हाट इज मीन बाय होमोजेनियस? तो लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई भी मटेरियल, ठीक है, ठीक है, चलिए उसमें मैं कोई भी प्रॉपर्टी मान लो, लेट अस सपोज ही, अभी क्या होता है आगे चल के देखिए, मेरे पास एक कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोल रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं उसको होमोजेनिटी डिफाइन करना चाहता हूँ। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, होमोजेनिटी। तो क्या होता है होमोजेनियस? सुनिए, उस मटेरियल को होमोजेनियस मटेरियल कहेंगे जिसमें किसी भी पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल की बनी है बॉडी, किसी भी पॉइंट पे अगर सेम डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ऐसे मटेरियल को होमोजेनियस मटेरियल, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। और मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस व्हेन इट हैज सेम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मान लो E, व्हेन इट हैज सेम प्रॉपर्टी इन अ गिवन डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट, एट ऑल द पॉइंट। ऐसी प्रॉपर्टी अगर मटेरियल एग्जिबिट कर रहा है तो उस मटेरियल को कौन सा मटेरियल बोलेंगे, होमोजेनियस मटेरियल। कौन सा मटेरियल, होमोजेनियस। फिर से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कोई भी डायरेक्शन मान लो, ये डायरेक्शन चाहे आप कोई भी ले सकते हैं, ये डायरेक्शन लो, ये कोई भी डायरेक्शन लो, अगर उस डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ऐसे मटेरियल को कौन सा मटेरियल बोलते हैं, होमोजेनियस मटेरियल। कौन सा मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल। मान लेते हैं वही प्रॉपर्टी है और इस डायरेक्शन में सभी पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो ऐसे मटेरियल को कौन से मटेरियल बोलेंगे, होमोजेनियस मटेरियल। कौन से मटेरियल, होमोजेनियस। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा मटेरियल जो गिवन डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो आप, ये कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, अगर गिवन डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम आ रही है, ऐसे मटेरियल को कौन से मटेरियल बोलते हैं, होमोजेनियस मटेरियल। कौन सा मटेरियल, होमोजेनियस। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला हमने, आइसोट्रोपिक। अब क्या होता है आइसोट्रोपिक? आइसो का तो नाम से ही समझ में आता है, आइसो में सेम। तो क्या होता है आइसोट्रोपिक? अब मैं बोल रहा हूं आइसो का क्या मतलब है, सेम। क्या सेम बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल लो, लेट अस सपोज मैंने कोई मटेरियल ली, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट कंसीडर करो और यही प्रॉपर्टी ले लो फिर आपकी। ऐसा मटेरियल जिसमें किसी भी पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में, अब यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे, और यहाँ पे मैंने एवरी पॉइंट पे बोला, अगर किसी भी पॉइंट पे हर एक दिशा में प्रॉपर्टी सेम हो जाए, किसी भी पॉइंट पे हर एक दिशा में प्रॉपर्टी अगर सेम हो जाए, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं आइसोट्रोपिक। कौन सा मटेरियल, आइसोट्रोपिक। हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट पे प्रॉपर्टी दूसरी हो, कहने का मतलब है मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लो, ई लो, ठीक है, मैं यहाँ पे जी लेता हूँ, अभी ई जी क्या आगे चल के देखिए, लेकिन उस पॉइंट पे हर दिशा में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अलग पॉइंट पे जाओगे तो प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन उस पॉइंट पे हर दिशा में क्या है, सेम। दूसरा पॉइंट पर हो सकता है प्रॉपर्टी अलग हो जाए,
लेकिन उस पॉइंट पे हर एक दिशा में क्या है, सेम। हर एक दिशा में क्या है, सेम। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। क्लियर है? तो होमोजेनियस क्या बोला हमने कि हर एक पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हर एक पॉइंट पे था, गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम थी। यहां पे देखो तो पॉइंट चेंज करो आप तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन खुद पॉइंट पे हर दिशा में क्या रहेगी, सेम रहेगी। हो सकता है अगर आप होमोजेनियस मटेरियल कंसीडर कर रहे हो तो हो सकता है इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जी हो, लेकिन हर एक पॉइंट पे इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होंगी, भी जी होंगी। क्लियर? मैं वही बोल रहा हूं, डायरेक्शन अगर ये पकड़ो तो हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो गई किसी भी पॉइंट पे, तो मटेरियल होमोजेनियस बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, या हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है, सिर्फ गिवन डायरेक्शन में हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे उस पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम। क्लियर हो गया? दो चीजें डिफरेंस क्लियर रखो। यहाँ पे गिवन डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। अब दोनों को कंबाइन कर, ये क्या बोल रहा है, मटेरियल होमोजेनियस है, यानी अलग अलग पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम। और आइसोट्रोपिक है तो गिवन पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अब दोनों को क्लब करो, दोनों को क्या करो, क्लब करो। हर एक पॉइंट पे, यानी ये बोल रहा हूं, मान लो ये नंबर ऑफ पॉइंट पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक दोनों साइमल्टेनियसली, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक दोनों क्या बोल रहा हूं, साइमल्टेनियस। यानी हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेम हो जाए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे E1 है, इधर भी E1 ही होगी, इधर भी E1 ही होगी, और दूसरा पॉइंट भी उठाओगे तो इधर भी E1 होगी, इधर भी E1 होगी, इधर भी E1 होगी। हर दिशा में हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक बोलते हैं। होमोजेनियस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम थी, आइसोट्रोपिक में सिर्फ उस पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम थी। अब मैंने पॉइंट और डायरेक्शन दोनों को क्या कर दिया, क्लब कर दिया, यानी हर एक पॉइंट पे हर एक दिशा में प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। क्लियर? तो अंडरस्टैंड करिए इसको। अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके समझ लेना, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ये प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पे मटेरियल में सेम होगी। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, जो कि नहीं होती है। अगर होती तो मानता नहीं मैं, कहा देखिए आपने सॉइल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, होती तो मानते क्या, नहीं होती, इसलिए किसमें आ गया, अजम्पशन। किसमें आ गया, अजम्पशन। क्लियर है? तो किस चीज को होमोजेनियस बोला हमने, कि अगर किसी गिवन डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो उसको होमोजेनियस कहेंगे, और किसी एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो उसको आइसोट्रोपिक कहेंगे। आइसो यानी सेम, तो एक पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में हो तो आइसोट्रोपिक। एक पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, दूसरे पॉइंट पे दूसरी हो सकती है। और होमोजेनियस में हर एक पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम। अब दोनों को क्लब कर दो, आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस दोनों को क्लब करके मीनिंग क्या निकलता है, कि हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा, ऑल द मेंबर आर वेटलेस। अब मुझे बताओ स्केल का बीम है आपका, वेटलेस है क्यों, कुछ भी मास नहीं है उसका, बिल्कुल है, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, निगलेक्ट करूंगा, इसलिए किसमें आ गया, अजम्पशन। किसी में आ गया, अजम्पशन। तो अगर मैंने पहले ही बोला था, अगर कोई चीज है उसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूं तो वो किसमें आ जाएगा, अजम्पशन। किसमें आ जाएगा, अजम्पशन। तो ऑल द मेंबर आर वेटलेस। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, ऑल द मेंबर आर वेटलेस। इट मींस अगर कोई मेंबर है, इसका जो भी मास है और जो वेट आएगा उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे।
उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो फिर क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ इस मेंबर के ऊपर जो भी सरफेस लोड अप्लाई करोगे विल एनालाइज द मेंबर विद द हेल्प ऑफ सरफेस लोड। किससे एनालाइज करेंगे, सरफेस लोड से। इस मेंबर के खुद के वेट को निग्लेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, इसका रीजन आप मुझे खुद कल बता देना। टेक्स्ट भी मेरा नंबर सभी को पता है, सारे एनसीए एकेडमी के स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि मेंबर को मैं वेटलेस क्यों मानता हूं। उन्होंने मुझे बता दिया क्योंकि वेट तो होता है और मैं उसको निग्लेक्ट कर रहा हूं। निग्लेक्ट कर रहा हूं तो मैं पहले बोला अगर है उसको निग्लेक्ट कर रहे हो तो किसमें आ जाएगा, अजम्पशन में। किसमें आ जाएगा, अजम्पशन। तो पहला अजम्पशन क्लियर है, दूसरा अजम्पशन क्लियर है, तीसरा अजम्पशन क्लियर है कि मेंबर का वेट को क्या करूंगा, मैं निग्लेक्ट करूंगा और सारी एनालिसिस जितना भी एनालिसिस करूंगा सिर्फ सरफेस पे जो लोड लगाएंगे उसी के बेसिस पे। और आपने पढ़ा भी है जहां पे स्ट्रक्चर जितने भी मेंबर आपने देखे होंगे आप लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, क्यों आप उसके वेट को क्या करते हो, निग्लेक्ट करते हो। क्यों निग्लेक्ट करते हो उसका रीजन मुझे बता देना। नहीं बताओ तो बाद में टेक्स्ट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब यही है जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो अलजेब्रिक सम वैलिड होगी। अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, यानी लीनियरिटी की कांसेप्ट वैलिड है हमारे। अभी एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है जब आगे चल के सुपरपोजिशन अप्लाई करूंगा मैं तब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए सुपरपोजिशन का सिंपल मतलब समझो कि अलजेब्रिक सम इज वैलिड व्हेन यू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन द सब्जेक्ट देयर द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस पैरामीटर व्हिच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट विल बी वैलिड। अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगी, वैलिड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड। अब फिलहाल के लिए ना तो आपको ट्रेस पता है ना स्ट्रेन पता है, तो ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन का तो मतलब पता ही नहीं होगा। तो इस अजम्पशन को यहां पे रहने आगे चल के जैसे मैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की बात करूंगा तब बताऊंगा कि इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया। क्लियर। नेक्स्ट अजम्पशन है आपका, इफेक्ट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस इज नेग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस इज नेग्लेक्टेड कहने का मतलब है, मुझे एक बात बताइए, आप लेटर सपोज स्टील का कोई गर्डर है, एक जगह मैन्युफैक्चर करते हो और उसको एक दूसरे जगह ले जाते हो, तो जब आप उसको उठाओगे किसी ट्रक वक में जैसे भी ले जाओगे तो उसमें लोड अप्लाई हो रहा है, खुद का सेल्फ वेट तो लगेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे कि नहीं, बिल्कुल जनरेट होंगे। लेकिन जब आप लगाओगे उसको या स्पेशली उसकी एनालिसिस करोगे तब आप उस रेसिडुअल स्ट्रेसेस को कंसीडर नहीं करते। ये अजम्पशन आप सॉइल में भी लेते हो, सॉइल में भी बोलते हो कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर नेग्लेक्टेड। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस का यही मतलब है कि जब भी आप मेंबर को एनालाइज करोगे उस समय समझोगे कि इसमें इनिशियली कोई फोर्सेस नहीं, उसमें इनिशियली कोई भी फोर्स नहीं। अब ये क्यों कंसीडर कर रहे हो जबकि होता है, इसका भी रीजन आपको मुझे बताना, नहीं तो आगे चल के वीडियो में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इस अजम्पशन का मतलब बता रहा हूं आपको कि इफेक्ट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस इज नेग्लेक्टेड। रेसिडुअल स्ट्रेसेस यानी इनिशियली मानेंगे उसमें कोई फोर्स नहीं, फ्रेश एनालिसिस विल बी डन। क्लियर है। चलिए, सो दीस आर द असम्पशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कौन-कौन से, कंटीन्यूअस एंड डिफॉर्मेबल, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक का मतलब बताया मैंने, वेट को क्यों निग्लेक्ट करते उसका रीजन आपको मुझे बताना है, मैं निग्लेक्ट करते ये तो आपको खुद भी पता है इसीलिए वो असम्पशन में आ गए। सुपरपोजिशन का मतलब है कांसेप्ट ऑफ लिनियरिटी इज वैलिड यानी अलजेब्रिक सम वैलिड होगी कैलकुलेशन। ये ट्रू स्ट्रेन रहने दीजिए क्योंकि स्ट्रेस का मतलब पता नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। और रेसिडुअल स्ट्रेसेस यानी इनिशियली उस मेंबर में कोई भी लोड नहीं है ऐसा करना है। तो दीस आर द असम्पशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैंने आज आपको पढ़ाया होगा, थोड़ा सा कुछ चीजें बच्चों को हाईली कॉन्सेप्चुअल लगती है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ी। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करोगे तो आगे चल के पढ़ाई में खुद ब खुद इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट नहीं है। आज हमने सब्जेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है और हमने जो असम्पशन यूज होने वाले सब्जेक्ट में वो पढ़ा। फिलहाल मैंने कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, तो ये मत समझ लेना कि इस टॉपिक को भी कोई भी स्टार्ट नहीं हो, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट का बेसिक बैकग्राउंड बताया आपको। क्लियर है। चलिए, तो इसी तरह से हर रोज आपको YouTube पे लेक्चर मिलेंगे, जब तक याद नहीं आता तो YouTube पे देखिएगा। इस बेसिक आइडिया को ध्यान में रखिए क्योंकि इसी के बेसिस में आगे चल के मैं सब्जेक्ट की पूरी प्रोसेस बिल्डअप करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट इसी से डील होंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट टॉपिक से, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। वो अलग से
उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन सर्टेन प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी, तो उसको डिस्कस करने के पहले अब आपको पूरा रेगुलरली मुझे फॉलो करना है। मैं जो भी चीजें बताऊंगा उसे बिल्कुल एंड बिल्कुल रेगुलरली उसी पैटर्न से फॉलो करना है। सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल होंगी। ऑफलाइन में पढ़ने का एक अलग मजा आता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि हम ऑफलाइन ले नहीं सकते। नहीं तो वहां पे मैं आपकी मेरा पढ़ाने का तरीका जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े उनको बताया, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई निकल जाना बहुत आसान है। मेरा काम ये होता है कि मैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करूँ, आपको उस टाइम के लिए तैयार करूँ जिस समय आपका ब्रेन इतना इंप्रूव होना चाहिए कि अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन भी आ गई तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकें। तो उस थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना मेरा काम है, इसलिए मैं सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली डील करता हूँ। वंस योर ब्रेन इज इंप्रूव्ड, आप सिचुएशन को टैकल करो। तो आपको सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, यही हमें पेपर में यही हमें लर्निंग प्रोसेस में सीखना होगा। लेकिन क्योंकि ऑफलाइन नहीं ले सकते अब, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से भी वो सारी चीजें क्लियर करूँ जो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस हो। ठीक है, इसमें कोई भी ये मैंने एक सैंपल वीडियो बनाया है, इसमें ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं आगे चल के इंप्रूव करूंगा और मोर अंडरस्टैंडिंग तरीके से आगे चल के चलेंगे। फिलहाल इसको सिर्फ आप सैंपल वीडियो के तौर पे समझ सकते हो, आगे चल के मोर वीडियो क्लियर आएंगे इन दी कमिंग लेक्चर। और मैं आपको बताया कि हमारी प्रीलिम और मेंस दोनों साथ में चलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट लगा है अभी, जो नहीं पास हो गए, जो पास हो गए उनके चेहरे की हैप्पीनेस देखने लायक है, लेकिन जो नहीं है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि 2020 का टारगेट सेट कीजिए, अपनी ड्रॉबैक को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको अगर लगे कि सर से बात करना चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे फ्री टाइम बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, तो उसमें कॉल करने में हिचकिचाइएगा मत। दूसरी बात, अब आपको रेगुलरली प्रीलिम और मेंस को दोनों को फॉलो करना है, हमें बिल्कुल पैटर्न से चलना है, हर चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए हमारी। तीसरी बात, हमें किसी भी हालत में इस बार अपने आप को उस लिस्ट में लाना है, ये टारगेट आपको मान के चलना है। देखिए, इसमें मैं मोटिवेशनल नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़िए, आप देखते रहते हो, आपको कुछ चीजें हैं तो आप मुझसे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर एक स्टूडेंट को अपना टाइम देके उसकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा फिलहाल मानना है, मैंने 2018 में एपीएससी क्लियर किए, इस बार भी क्लियर हो चुका हूँ, तब वो उतना कुछ रहा नहीं है। 2017 में मैं इंटरव्यू तक क्वालिफाई हो गया था, तो कंसिस्टेंटली 3 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एपीएससी में, और मैंने बहुत सारी चीजें खुद से डेवलप की है। इसलिए मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मुझे जाना चाहिए और कौन से तरीके से मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर सिलेबस के साथ साथ स्ट्रैटेजी को नहीं समझा तो मैं इस एग्जाम में टिक नहीं पाऊँ, तो उसके लिए मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट को इस लेक्चर को फॉलो करना है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल है एनसीके एकेडमी के नाम से, मैं उसमें पूरी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी आपके डाउट है या बीच बीच में सॉल्यूशन वीडियो के एमपीएससी के सारे सॉल्व पेपर मैं उसमें अप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। कल से हमारा लेक्चर रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। जो भी डाउट है या डिफिकल्टीज है, मुझे इस वीडियो को देखने के बाद एनसीके एकेडमी के स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।